Hello and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel, Sir Tarun Rupani, exclusive channel for ICSE board students. जी हाँ, हम किसी भी दूसरे बोर्ड के लिए कंटेंट नहीं बनाते हैं. एक्सक्लूसिव कंटेंट है ICSE बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, द मोस्ट नेग्लेक्टेड स्टूडेंट्स इन ऑल यूट्यूब. तो चलिए आज बिगिन करते हैं MCQ सेशन ऑफ चैप्टर सुप्रीम कोर्ट. हाँ, हम आपके लिए ढेर सारे MCQ सीरीज ला रहे हैं और ये सारे MCQs आपको मिल जाएंगे फ्री टेस्ट सीरीज के रूप में हमारे ऐप सर तरुण रूपानी में. हाँ, ढेर सारे नोट्स जो आपको चाहिए एब्सोल्यूट फ्री है. आप जब चाहें तब नोट्स ले सकते हैं. चलिए बिगिन करते हैं चैप्टर सुप्रीम कोर्ट के MCQ पर. नोटबुक ले लियो और आप भी मेरे साथ आंसर्स करो. देखो कि आपके आंसर सही आ रहा है कि नहीं और मेरे आंसर्स के साथ मैच करो. तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट. अगर आप कहेंगे सर नंबर ऑफ जजेस, तो जवाब क्या 8 होगा? नहीं. 30 नहीं. 33 नहीं. तो आपका जवाब होना चाहिए था 34. सर बुक में तो 33 लिखा है. तो 33 तो जजेस हैं, पर एक कौन है? चीफ जस्टिस. तो टोटल नंबर कितना हुआ? 34. ठीक है, जो टोटल जजेस कितने हैं? 34. ऑप्शन डी. हाँ, मैं जानता हूं बहुत सारे लिख रहे होंगे 33. चलिए, तो मेंबर ऑफ ज्यूरी अगर पूछा जाएगा, व्हाट इज द मेंबर ऑफ ज्यूरी, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ज्यूरी, तो आप आंसर लिखेंगे 33. टोटल पूछेगा तो 34. हु हैज द पावर टू डिसाइड द नंबर ऑफ जजेस. तो ये जो नंबर ऑफ जजेस हैं 33 होंगे, 34 होंगे, कौन डिसाइड कर रहा है? क्या चीफ जस्टिस स्वयं डिसाइड करते हैं? नहीं. क्या प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं? क्या लॉ मिनिस्ट्री डिसाइड करती है? नहीं नहीं नहीं. अगर आपने लिखा है बी, पार्लियामेंट डिसाइड करती है, तो आपका जवाब सही है. पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बना करके नंबर ऑफ जजेस को चेंज करने का. ठीक है, लॉ से हो सकता है. नेक्स्ट आता है अ बेंच ऑफ डैश. तो कितने जजेस होते हैं? अ बेंच ऑफ डैश इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ. क्या मतलब आया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ लिखा है वो वैलिड है, जायज है, सही है कि नहीं है? कौन डिसाइड करेगा? कोई एक ही जज डिसाइड कर सकता है? नहीं. इसके लिए कमेटी बनानी पड़ती है. एक ग्रुप ऑफ जजेस बनाने पड़ते हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि जो जो हमारे संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, वो उसमें जो लिखा लॉ है वैलिड है कि नहीं है. तो क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा मैटर है, जो कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड होता है, इसीलिए इसके लिए 5 नहीं, 6 नहीं, बल्कि 7 आपका आंसर होना चाहिए. 7 ऑप्शन होना चाहिए सी. 7 मेंबर्स की एक जज की कमेटी बैठती है, तो 7 जजेस की कमेटी होती है. चलिए, अच्छा आप सोच रहे हैं ऑड नंबर क्यों होता है ना? ताकि क्या हो, मेजॉरिटी ऑफ जजेस से डिसीजन लिया जा सके, इसलिए ऑड नंबर ऑफ जजेस रखें. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. देखिए, आपसे पूछ रहा है फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में. कौन सा इसमें से स्टेटमेंट जो फॉल्स है वो जवाब दीजिए. तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, है ना. दूसरा, ही मस्ट बी जज इन वन और मोर ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 सक्सेसिव. देखिए, जज वर्ड है, ध्यान दीजिएगा. हाँ, ही मस्ट बी एन एडवोकेट. हाँ, लॉयर जो कि प्रैक्टिस करता है उसे एडवोकेट कहते हैं. जो लॉयर कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, रजिस्टर्ड होता है बार काउंसिल द्वारा, उसे हम एडवोकेट कहते हैं, है ना. और कोई भी व्यक्ति जो LLB पढ़ ले वो लॉयर है. ठीक है ना. तो एक एडवोकेट जो कि एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में काम कर चुका है 10 साल तक, तो ये भी सही है, पर आपसे पूछा है फॉल्स. डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट है, ये भी सही है. यही वाला ऑप्शन क्या है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी इज योर आंसर. क्यों सर? इसमें तो जज लिखा है और वो लिखा है 10 साल तक. यही तो प्रॉब्लम है. जज होता तो सिर्फ 5 साल भी अगर हाई कोर्ट में जज होता तो भी क्या हो जाता? आपका आंसर आ जाता. यस,
जज होने पर उसको 5 साल का भी कंडीशन पूरी कर देगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो ही मस्ट हैव बीन जज फॉर 5 years, इसीलिए ये आंसर, ये वाला पॉइंट ही गलत है। चलो आगे बढ़ जाता हूं, ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट, अप टू विच एज अ जज मस्ट रिमेन इन द ऑफिस, मतलब एक जज की रिटायरमेंट की एज क्या है। हाँ, तो अगर आप कहते हैं 65 ईयर, देन यू आर एब्सोल्युटली राइट, डायरेक्ट आंसर पे हमला कर दो, ठीक है। जब आपको आंसर मालूम हो सीधे आंसर पे आ जाया करो, व्हेन यू आर वेरी क्लियर अबाउट द आंसर, अदरवाइज चॉइसेस मत देखा करो। तो आंसर इज बी, 65 ईयर। हाँ, पहले एज कुछ कम हुआ करती थी, बाद में इसको 65 ईयर कर दिया गया। नेक्स्ट आता है, एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय, तो सुप्रीम कोर्ट के हर एक जज को कौन अपॉइंट कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर? नहीं नहीं नहीं, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है। अब आप बोलेंगे सर प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट कर रहा है? अरे भाई, प्रेसिडेंट अपने मन से नहीं अपॉइंट कर सकता। प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ कंसल्टेशन करके, विद द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो ये अपॉइंट हो पाते हैं जजेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, हाँ, ट्रू स्टेटमेंट बताना है। प्रेसिडेंट अपॉइंट द जजेस, हाँ सही बात है। प्रेसिडेंट जब अपॉइंट करता है तो वो कंसल्ट करता है यूनियन मिनिस्टर्स के साथ, सही बात है। चीफ जस्टिस से कंसल्ट करता है, ये भी सही बात है। और एक प्रिंसिपल फॉलो करता है, नाम है सीनियरिटी प्रिंसिपल। ये क्या बताता है? इसका मतलब है जो सीनियर मोस्ट जज होता है उसी को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाता है, सबसे सीनियर मोस्ट, सबसे एक्सपीरियंस्ड आदमी। क्लियर? तो इसका मतलब है ये तो सारे पॉइंट्स सही है। ऑप्शन डी, हाँ, अगर आप भी लिख रहे हैं ऑप्शन डी तो यू आर राइट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेक करते हैं आप में से कितने मुझे सही आंसर बताते हैं। लास्ट में बताइएगा 20 में से कितने आंसर्स आपके सही आए, मुझे वेट करेंगे। हाँ, मैं आपके आंसर्स का वेट करूंगा कि आप कितना रिप्लाई देते हो। Who administers the oath of office to the judges of the Supreme Court? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ऑफिस की ओथ, कसम कौन दिलवाता है? प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर? जी नहीं, प्रेसिडेंट। तो आपका आंसर सही होगा प्रेसिडेंट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रेसिडेंट ही सबको ओथ दिलाता है। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को ओथ ऑफ ऑफिस कौन दिलाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ओथ ऑफ ऑफिस कौन दिलाता है? सबका जवाब प्रेसिडेंट है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? आपको इसमें से अगेन करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एक कमिटी बनाई गई है, नाम है जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल। हाँ, ये एक कानून बनाया गया है 2014 में। हाँ, 2014 में ये कानून बनाया गया। इस कानून के पास पावर है, क्या पावर है कि एक 6 मेंबर का कमीशन होगा, नेशनल जुडिशियल कमीशन, NJC। क्या करता है ये कमीशन? इस कमीशन का काम है सेलेक्ट करना, रिकमेंड करना जजेस। हाँ, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इनको ये सेलेक्ट और रिकमेंड करते हैं। और क्या करता है? इसको कानून के द्वारा बनाया गया है ना। अमेंडमेंट का नंबर देख लीजिए, याद कर लीजिए, 121st अमेंडमेंट। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कानून में अमेंडमेंट किया गया है और नेशनल जुडिशियल कमीशन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का पावर दिया गया। देश में संविधान की तरह वो कानून बना सकता है, जजेस को अपॉइंट कर सकता है। तो अब जज के अपॉइंटमेंट करने का पावर इनके पास चला गया है। तो ये सारी बातें एब्सोल्युटली करेक्ट हैं, इसीलिए जवाब है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नेशनल जुडिशियल कमीशन, हाँ, NJC। हाँ, मैंने बताया कि ये कमीशन 2014 में बनाया गया है, जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं। ये कमीशन किससे मिलके बना है? तो जवाब है इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, अर्थात तो सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे मेन जज होता है उसे कहते हैं चीफ जस्टिस। यूनियन लॉ मिनिस्टर होता है। कमेंट बॉक्स में आपसे क्वेश्चन मिल गया, आपको बताना है हु इज द करेंट लॉ मिनिस्टर। वर्तमान समय में, इस समय में लॉ मिनिस्टर भारत का कौन है? हाँ, आप बताइए, मुझे वेट है आपके आंसर्स का। और कौन होते हैं? 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो ये सारा बात सही दिख रहा है।
ये सब होते हैं। इवन इसमें मेंबर ऑफ द अपोजिशन पार्टी भी होती है। हाँ, यहाँ नहीं लिखा है इसमें, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अपोजिशन पार्टी के पार्लियामेंट का मेंबर भी होता है, एक डिस्टिंग्विश जुरिस्ट भी होता है इसका। तो 6 मेंबर की एक कमेटी होती है, नेशनल जुडिशियल कमीशन। आइए, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन रिजाइन इन राइटिंग। अगर कोई जज को रिजाइन करना हो तो वो किसको लिखेगा? हाँ भाई, जैसे मैंने कहा एक टीचर को रिजाइन करना है तो लिखेगा टू दी प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल को एड्रेस करके लिखेगा। तो जज को रिजाइन करना है तो लॉ मिनिस्टर को लिखेगा? नहीं। प्रेसिडेंट को लिखेगा? जी हाँ, प्रेसिडेंट ही उसे ओथ ऑफ ऑफिस दिलाता है, प्रेसिडेंट को ही वो क्या करेगा, अपने रेजिग्नेशन लिख के भेजेगा। ठीक है, सो ऑप्शन इज प्रेसिडेंट, बी। नेक्स्ट, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ। इसका मतलब है इम्पीचमेंट नाम के प्रोसेस से हमारे देश में जजेस को निकाला जा सकता है। जैसे मैंने कहा, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ना, ये बहुत ही टिपिकल प्रोसेस है, क्योंकि पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट को प्रोसेस को पूरा कराना होता है। पर किस पॉइंट पर निकाला जाएगा भाई? क्यों निकालेंगे? अगर कोई प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो, अर्थात उसने कोई बदतमीजी की हो, या वो काबिल नहीं है, उस पोस्ट के वो लायक नहीं है, प्रूव्ड इनकैपेसिटी है। जवाब बोथ ए एंड बी होना चाहिए, तो आपका आंसर सी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एन एड्रेस टू इम्पीच। हाँ, अगर इम्पीचमेंट करना है, जजेस को रिमूव करना है, तो जज को रिमूव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कितने लोगों का सपोर्ट चाहिए? बता दूं कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस एक बहुत ही टेक्निकल प्रोसेस है। पहले तो एक मोशन पास करना होगा, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो। लोकसभा में चाहिए 100 मेंबर, राज्यसभा में चाहिए। फिर मोशन के पास एक कमेटी बनाई जाएगी जो क्या करेगी, इस पे इंक्वायरी करेगी। 3 मेंबर की कमेटी होगी, हाँ, जो जज की केस की इंक्वायरी करेगी, पता लगाएगी कि जज के ऊपर इम्पीचमेंट चलाया जाए कि न चलाया जाए। इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही हाँ, जज को नोटिस दिया जाएगा 14 दिन का, और उससे बुलाया जाएगा पार्लियामेंट में, और वो वहां पर अपना क्या करेगा, अपना अपने ऊपर खुद यस जो आरोप है, प्रत्यारोप है, उसका जवाब देगा। हाँ, और कितने लोगों का सपोर्ट चाहिए? 2/3 मेजॉरिटी। अगर 2/3 मेंबर्स जो समय मौजूद हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, वो उसके अगर अगेंस्ट में हो जाएं, है ना, और तब जज को निकाला जा सकता है। वैसे टिपिकल है, बहुत मुश्किल है। हाँ, Who among the following was the first Supreme Court judge for whom parchment या impeachment motion was moved? impeachment का मोशन हमारे देश में 1993 में, हाँ 1993 में पहली बार चीफ जस्टिस आर स्वामी के लिए किया गया था। ऐसे मैं बता दूं, चीफ जस्टिस आर स्वामी को निकाला नहीं जा पाया क्योंकि इम्पीचमेंट का प्रोसेस पॉसिबल नहीं हो पाया, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी हो ही नहीं पाई, तो इसीलिए इनको रिमूव नहीं किया जा सका। हालांकि बाद में जस्टिस आर स्वामी ने खुद ही रिजाइन दे दिया। ये बड़ा टिपिकल केस था, जस्टिस आर रामास्वामी। Which of the following article is associated with the procedure of जजेस को रिमूव करना, जजेस को उनके पोस्ट से निकालने के के लिए कौन सा आर्टिकल यूज किया गया है? तो नंबर याद है आपको? अगर आप कह रहे हैं 121, आर्टिकल 121, तो यस 121 इज द राइट आंसर। आइए आगे बढ़ जाते हैं और बाकी बचे कुछ क्वेश्चंस को फटाफट फिनिश कर देते हैं। द इम्पीचमेंट मोशन ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मस्ट बी सपोर्टेड बाय लोकसभा, पर उसमें कितने मेंबर्स होने चाहिए? हाँ, कितने मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, कितने मेंबर्स इसमें जज के इम्पीचमेंट के लिए खड़े होंगे? तो आपका जवाब होना चाहिए 100। हाँ, अगर यही क्वेश्चन राज्यसभा में होता तो मैं आपके लिए कहता कि जवाब 50 मेंबर्स होने चाहिए। हाँ, इम्पीचमेंट के लिए कोई 1-2 आदमी कहने के से इम्पीचमेंट नहीं शुरू हो जाए। चलो आगे बढ़ जाते हैं। द इम्पीचमेंट मोशन फॉर अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी इनिशिएटेड थ्रू, इनिशिएटेड मतलब स्टार्टेड थ्रू, किनके लिए? यस, कौन स्टार्ट करा सकता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा करा सकता है उसके लिए मोशन, जरूर करा सकता है। क्या ये मोशन राज्यसभा में हो सकता है? तो स्पीकर
ऑफ राज्यसभा, वैसे स्पीकर शब्द तो प्रॉपर वर्ड नहीं है ना, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होता है ना, तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी करा सकता है, जवाब है हाँ। तो इसका मतलब ऑप्शन तो दोनों ही हो सकता है। यस, ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी, दोनों में से, राज्यसभा या लोकसभा, दोनों से ही उसके लिए इंपीचमेंट का प्रोसेस इनिशिएट मतलब होता है स्टार्ट होना, तो दोनों जगह से स्टार्ट हो सकता है। बस राज्यसभा में 50 और लोकसभा में 100 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होगा इस मोशन को पास कराने के लिए, ठीक है। अ कमिटी टू इन्वेस्टिगेट द इम्पीचमेंट, अगर मैंने कहा इम्पीच करना चाहते हैं और इम्पीच करने के लिए 3 मेंबर्स की एक कमिटी बनाई जाती है जो कि इंक्वायरी करती है। हाँ, इसमें 2 मेंबर जो होते हैं वो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ही होते हैं और एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होता है। ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, जज की इंक्वायरी करते हैं, पता लगाते हैं। हाँ, तो जवाब पहला ही आंसर है, ऑप्शन ए, 3 मेंबर की कमिटी होती है। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द इम्पीचमेंट चार्जेस अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट जज द रिपोर्ट इज सबमिटेड टू, इसका मतलब है जब ये 3 मेंबर की कमिटी जो कि चार्जेस का पता लगा रही है कि जज ने ये गलती की है कि नहीं की है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर है या इनकैपेसिटी है कि नहीं है, ठीक है, एक कमेटी ने जांच कर ली, तो ये कमेटी अपना रिपोर्ट किसको देगी, लोकसभा को देगी, राज्यसभा को देगी, या दोनों में से किसी भी एक हाउस को जिसको मन करे दे देगी, या उस हाउस को देगी जिस हाउस में मोशन ऑफ इंपीचमेंट चल रहा है। जवाब है डी, भाई जिस हाउस ने इंपीचमेंट शुरू कराया, दोनों में से कोई भी हाउस इंपीचमेंट शुरू करा सकता है, लोकसभा भी करा सकता है, इनिशिएट कर सकता है, राज्यसभा भी कर सकता है, जहां पे होगा उसी हाउस में क्या होगी, ये रिपोर्ट सबमिट होगी जो कि ये 3 मेंबर कमिटी ने बनानी है। जज को 14 दिन की नोटिस देते हैं। चलो, हु डिटरमाइंस द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस, कौन डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है कि जजेस की सैलरी क्या होगी, चीफ जस्टिस की सैलरी क्या होगी, क्या कहते हैं, स्टेट असेंबली, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब नहीं, सारा पावर किसके पास है, देश की पार्लियामेंट के पास। हाँ, पार्लियामेंट डिसाइड करती है। वैसे मैं आपसे वन वर्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कौन सा ऐसा फंड है जहां से इनकी सैलरी निकाली जाती है, यस, उस फंड का नाम है CFI, हाँ, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्या ये जो फंड है, क्या नाम दिया मैंने, कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इस फंड के द्वारा सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दिया जाता है, ठीक है, CFI। और पार्लियामेंट के पास पावर है, क्या जजेस की सैलरी डिक्रीज की जा सकती है, उनके पर्क्स एंड अलाउंसेस को घटाया जा सकता है, जवाब है नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस में हटाया जा सकता है। हाँ, अंडर विच सर्कमस्टेंसेस कैन द सैलरी ऑफ जजेस बी रिड्यूस्ड और बी डिक्रीज्ड। हाँ, आपसे पूछ रहा हूं, आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइएगा। और अब बताइए कि इस 20 में से कितने MCQs आपके सही आए हैं, मुझे आपके आंसर्स का बेसब्री से इंतजार होगा। और इसी तरह के ढेर सारे MCQ प्रैक्टिस करने के लिए, अपने अपने लर्निंग को चेक करने के लिए कि आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है कि नहीं है उस चैप्टर पर, जरूर MCQ प्रैक्टिस करिए। तो मिलते हैं अगले MCQ में, नए लेसन्स के MCQ में, आपकी पसंद के MCQ में। और रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज सर तरुण पानी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ढेर सारे फ्री कंटेंट, नोट्स, MCQ सीरीज, टेस्ट सीरीज, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, सब कुछ आपको मिलने वाला है एब्सोल्युटली फ्री। बाय फ्रॉम नाउ।